तो हम देश के ऐसे लोग जिनको गाय से मोहब्बत है, जो गौ आधारित खेती की वकालत करते हैं, मैं तो सीधे-सीधे बोलता हूँ, आप दिल खोल के आओ ना, गाय से मोहब्बत तो दिल खोल के बात करो यार। ये चोरी-छुपे बात क्यों करते हैं लोग? हिम्मत है तो आओ ना, बोलो ना नीतियों को कि ट्रैक्टर की सब्सिडी बंद करो, कृषि यंत्रों की सब्सिडी बंद करो, यूरिया, डीएपी की सब्सिडी बंद करो, अभी किसान गाय से खेती करने लगेगा। हमारे देश के नीतियों को किसी भी कंट्री से एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई नकल नहीं करनी। मेरी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। छोटा सा लैंड एरिया है, उसमें 18% पॉपुलेशन निवास करती है, इसकी रोजी रोटी का सवाल है। इसलिए मुझे गाय बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ये मैकेनाइजेशन, पूरी की पूरी लैंड को, हम तो धरती माँ को नहीं बचा पा रहे तो गाय को क्या सर, जब बचा। प्राकृतिक खेती की बात होती है तो अधिकतर लोगों का कहना ये होता है कि प्राकृतिक खेती बिना गौ के संभव नहीं, या इसमें एक शब्द और आ जाता है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। और जबकि मैं आपकी कुछ वीडियोस वगैरह देखता हूँ, या जो भी वीडियोस मैंने आपके इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, सारे के सारे प्राकृतिक खेती पर ही हैं। वहाँ पे कभी-कभी आप ये कहे, तो क्या आवश्यकता है आपको गोबर की, क्या आवश्यकता है मूत्र की? जीवामृत जब काम कर रहा है सारा, तो इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है? तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये गौ आधारित प्राकृतिक खेती है क्या? देखो क्या है कि इसकी सच्चाई मैं बता रहा हूँ। गाय मेरी माँ है। जी। मैकेनाइजेशन के पहले तक, हुँ। अनादिकाल से लेके अभी ठीक 50 ईयर पहले तक जी। मानव सभ्यता को गाय ने ही पाला है। जी। गाय का बछड़ा बैल बनता है, उससे मैं खेती करता था। हुँ। किसान गाय इसलिए पालता था कि गाय बछड़ा देगी हुँ। और फिर 2.5 साल का हो जाएगा, फिर मैं उसको ट्रेन करूंगा हुँ। और फिर वो 2 बछड़े जब हो जाएंगे ना, तो आराम से बैल से खेती करूंगा। मीन्स 50 साल पहले तक किसान का मोटिव गाय से दूध लेना नहीं, बछड़ा लेना होता था। पहला ऑब्जेक्ट, उसका कारण था मेरे पूर्वज फोर फादर आध्यात्मिक थे। हुँ। गाय का बैल का रिश्ता शिव जी से है। हुँ। शिव जो है ना, नंदी जो है, हुँ। शिव जी की सवारी है। जी। और इस नेचर में अगर इसको ठीक से अध्ययन करेंगे तो बैल के बिना तो हम जाने कब के समाप्त हो चुके होते। हुँ। मैंने बोला 50 ईयर पहले तक, हुँ। अनादिकाल से 50 ईयर पहले तक मेरा संपूर्ण जीवन बैल गाय पर ही आधारित था। जी। दूसरा, हुँ। गाय के बछड़े के बैल के बाद फिर दूध था। हुँ। गोबर गौमूत्र तो का फाइनल प्रोडक्ट है, वो तो गोबर गौमूत्र तो देगी, वो कहाँ गया है? वो तो मिलना ही मिलना है। वो तो फाइनल प्रोडक्ट है। हुँ। आज क्या हुआ, जैसे एक शब्द है गौ आधारित प्राकृतिक खेती, तो जी। अब जिसने भी ये नाम दिया हो, हुँ। मुझे नहीं पता, बट मैं एक प्रश्न है हुँ। कि प्रकृति आधारित गौ पालन, ये तो जायज शब्द है। जी, सही है। प्रकृति में गाय है, गाय से प्रकृति नहीं है। गाय में प्रकृति नहीं है। जैसे जंगल में तो कोई गाय नहीं है, तो वहां जी, की प्रकृति तो समृद्ध है। बिल्कुल। ठीक है ना? तो अभी मैंने एक बार बोला तो बहुत सारे हमको कमेंट्स आते हैं, कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं, सुशांत साहब आप बिल्कुल धर्म विरोधी हो, गाय विरोधी हो, जबकि मैं गाय गाय मैं जितना सात्विक स्वभाव से कहता हूँ, गाय मेरी माता है। गाय को जितना मैं जानता हूँ शायद ये धंधेबाज लोग नहीं जानते होंगे। हुँ। अक्सर मैं बोलता हूँ, अगर गाय से मोहब्बत किसी को है हुँ। तो बैल से मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी एनिमल होगा, कोई भी माँ होगी तो मेल फीमेल दोनों पैदा करेगी। बिल्कुल। अब फीमेल का दूध खाएंगे और मेल का क्या करेंगे? कटने आप देंगे नहीं, बैल से खेती करने नहीं देंगे, खेत में उसको घुसने नहीं देंगे, तो क्या प्रॉब्लम बन गए ना ये सांड। बिल्कुल। बड़े बड़े शहरों में ये सांड एक प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। बन चुके हैं साहब, बन नहीं रहे, बन चुके हैं। किसने बनाया? इंसान ने। बिल्कुल, हमारी हम लोगों ने बनाया हुआ है। हमारी बेवकूफी ने। बिल्कुल। तो ये वास्तविकता में यही गौ आधारित खेती है, या इसके अतिरिक्त भी कुछ है? गौ आधारित खेती का मतलब विशुद्ध रूप से है बैल आधारित खेती। हुँ। बैल से खेती होगी तो किसान गाय पालेगा। सुनना बात को, अगर बैल पर हमारी नीतियां, हुँ।
देखिए आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, श्रोता भी सुन लें और वो लोग भी सुन लें जिनको गाय से बहुत मोहब्बत है। हम्म, गाय की दुर्दशा शुरू हुई जब यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य आया। जी। ब्रिटिश के लोग जो है ना बीफ खाने के आदी थे। हम्म, यहाँ जब आए तो यहाँ की गाय का मांस खाया तो उन्होंने कहा कि क्या खूबसूरत मांस है ये। नो डाउट भारत की क्लाइमेट ऐसी है कि यहाँ जो गाय गौवंश था उसका मीट उनको अच्छा लगा। जितने साल 150 साल उन्होंने साम्राज्य किया। हम्म, अपने साम्राज्य में क्या किया उन्होंने कि उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि किसान बैल बेचे। देखिए जो उन्होंने सुधार के कार्यक्रम अपनाए ना उनका कुछ नहीं था, उनका एक ही इरादा था कि एग्रीकल्चर पे टैक्सेशन की प्रणाली इतनी जटिल कर दो कि किसान जो 50 बीघा में खेती करता है, तब तो जोतें बड़ी-बड़ी थी ना, हम्म, आबादी कम थी। बिल्कुल। तो जो बड़ी जोत का किसान है जिसको 3 जोड़ी बैल रखना पड़ता है, हम्म, किसान एक बार किसान के दिमाग में इतना बैठ जाए कि खेती से यार ज़्यादा खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम्म, तो किसान खेती का रकबा घटाएगा। तो जब रकबा घटाएगा तो एक बात दिमाग में आएगी, जब इतना हम 50 बीघे की जगह 20 बीघा में खेती करनी है तो 3 जोड़ी बैल की क्या ज़रूरत है? तो 2 जोड़ी बैल बेचेगा। बिल्कुल। जब बैल मार्केट में बिकेगा तो उनको बीफ मिलेगा। हम्म, एग्जैक्टली कहानी है ये, कोई मानेगा नहीं, लेकिन विनोद कुमार साहब दावे के साथ कहते हैं अंग्रेजों की पॉलिसी से, अंग्रेजों के कार्यकाल से शुरू हुआ गौवंश की दुर्दशा। खेती का प्लान उन्होंने, अब आगे चल के अब क्या हुआ, अंग्रेज चले गए ना, बिल्कुल। हम तो 47 में आजाद हो गए, हम्म, लेकिन हमारा सिस्टम आज भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा। कैसे? मैकेनाइजेशन आ गया, अब उन्होंने वहां बैठ के अपने देश में जाकर के मैकेनाइजेशन को प्रमोट कर दिया, यहाँ ट्रैक्टर आ गए। जब ट्रैक्टर आ गए तो जो अब उनका था कि अब तो मैं देश छोड़ आया भारत, अब बीफ कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा यार मैकेनाइजेशन, यहाँ के सिस्टम में कहो मैकेनाइजेशन इज द बेस्ट, मैकेनाइजेशन अच्छा है, इससे खेती ज़्यादा एरिया में हो जाएगी। तो मैकेनाइजेशन जब बढ़ेगा तो शेष जो गौवंश है और बिकेगा। हम्म, तो एग्जैक्टली अंग्रेजों की पॉलिसी, अंग्रेजों ने गाय की दुर्दशा अंग्रेजों ने शुरू की। और हुआ क्या, जब बैल गया, गाय एक सामाजिक प्राणी है, देखिए भैंस नहीं है, भैंस सामाजिक नहीं है, हम्म, गाय के अंदर बहुत संवेदनाएं हैं। और कई बार मैं कहता हूँ कि गाय की अगर महिमा पढ़नी हो तो पौराणिक कथाओं में जाइए, जहाँ राजा दिलीप से नंदिनी नाम की गाय कहती है कि हे राजन मुझे दूध देने वाली गाय मत समझना, मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की प्रत्येक मनोकामना को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। आज देश में गाय प्रसन्न है, नहीं। उसके अगर वो बछड़ा दे देगी तो तुम 2 महीने के बाद बछड़े को जो हाके बाहर कर दोगे, उसको फैमिली में नहीं रहने दोगे, तो गाय तो दुखी है। तो आप काय के लिए धर्म की किताबें पढ़ते हैं कि गाय प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती है। फिर मैं कहता हूँ, जिनको ऐसा लगता है गाय के मूत्र से कैंसर ठीक होता है, हम्म, ये विज्ञान हो सकता है, ये दर्शन नहीं है, ये धर्म नहीं है, और किसी का कैंसर ठीक भी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, जब गाय प्रसन्न होगी तो आपको कैंसर होगा ही नहीं। और अभी गाय दुखी है और कैंसर हो गया तो वो दुखी गाय के पेशाब से कैंसर ठीक भी नहीं होगा। ठीक यही आज जो प्राकृतिक खेती में गौमूत्र ले लो, गोबर ले लो, गौमूत्र ले लो, गोबर ले लो, अरे गौमूत्र का फाइनल प्रोडक्ट है यार गाय का, वो क्यों ले लो, बछड़ा ले लो, दूध ले लो। आज भैंस का दूध शहरों में 70 रुपए लीटर है, गाय का 50 रुपए, 55 रुपए, 50 भी 60 रुपए। नहीं, उत्पादक को 30 रुपए 28 रुपए का भाव मिल रहा है। हम्म, इस देश के सनातनी लोग, गाय से प्रेम करने वाले लोग, यहाँ का चिकित्सा विज्ञान, जैसे चिकित्सा विज्ञान ने तो अभी कीवी बिकवा दिया, चिकनगुनिया में कीवी हमने नाम ही नहीं सुना था 8 साल पहले, अब यहाँ कीवी आ गया, ड्रैगन फ्रूट आ गया, कौन कर रहा है, ये तो मार्केटिंग है ना। हम्म, काश इस देश के चिकित्सा विज्ञान ने गाय के दूध की मार्केटिंग की होती कि गाय के दूध में ये गुण है, गाय के दूध से कैंसर नहीं होता, गाय के दूध से हष्ट, गाय के दूध से, किसी ने मार्केटिंग करते हुए देखते हो गाय के दूध का? ये मार्केटिंग हो रही, गाय का दूध पतला होता है, गाय के दूध में घी नहीं बनता है, भैंस के दूध में घी ज्यादा होता है। तो कोई कस्टमर गाय का दूध नहीं खरीदना चाहता, और खरीदना चाहता है सस्ती कीमत पर, तो गौ पालक क्यों गाय पालेगा?
तो एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि जैसे आपने कहा कि भाई फाइनल प्रोडक्ट है गाय का गोबर और गौमूत्र, हम्म। लेकिन केवल गाय के मूत्र और गोबर पे ही जोर क्यों है प्राकृतिक खेती में? अन्य जानवरों से भी तो हमें गोबर और मूत्र प्राप्त हो रहा है। कहीं न कहीं जो तत्व हमें गाय के गोबर और मूत्र से मिल रहे हैं, वो वहाँ भी मिल रहे होंगे। तो फिर बिल्कुल गा बिल्कुल बिल्कुल मिलना। देखिए सुनिए, धरती माता भगवान भोलेनाथ, भोले बाबा, शिव बाबा, मैं इस धरती को शिव मानता हूँ और शिव धरती ही शिव। जी, समुद्र मंथन के बाद निकलने वाले विष को इस धरती ने ही पिया था जी। और शिव ने वचन दिया था इंसान को हुँ, कि हे इंसानों, हम तुमको खाद्य वस्तुएं देंगे, तुम खाना पीना मौज करना, लेकिन जो बच जाए वो सब हमको लौटा देना। जो बचने, आप अपना मूल मूत्र विषय तो है आपके लिए, मनुष्य का मलमूत्र मनुष्य खा सकता है, शिव को देना है। पशुओं का गोबर मूत्र मनुष्य खा सकता है, शिव को देना है, किसी भी एनिमल का। तो जो कोई भी पशु हो, हर पशु का गोबर और गौमूत्र हर पशु का अच्छा है। या तो कितने लोग ये जो अपना मूत्र पी करके खुश रहे, मतलब क्या है कि गौमूत्र और गोबर बहुत अमृत है। मतलब किसी भी पशु का मूत्र और गोबर वो सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको गोबर को कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। शिव जी को चाहिए कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ को खाने वाले चाहिए माइक्रोब। शिव की एक माया है धरती में, शिव के गण, हुँ, और शिव धरती है। ये जितनी भी वनस्पतियां ये सब माँ पार्वती है। हुँ। खेती का इतना सा सूत्र है। अच्छा होगा कि भैंस की बजाय लोग गाय पाले। जी, अभी भैंस क्यों पाल रहे हैं? भैंस का जो बछड़ा है, मतलब पड्डा पड़ पड़ा है, हुँ, वो 3 साल के बाद जब 4 कुंटल का हो जाता है तो सीधा कट्टे खाने जाता है। 45,000 का बिक जाता है। हुँ, गाय के बछड़े को चूंकि मैं काट नहीं सकता, मतलब हमारे धर्म में हमारा ऐसी मान्यता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गाय का बछड़ा है। तो भाई अब एक प्रश्न आता है, गाय का बछड़ा न कटे, इसके लिए नीतियों को चाहिए कि गौ आधारित खेती करने वाले, बैल से खेती करने वाले किसानों को जो सब्सिडी यूरिया डीएपी में दे रहे हैं लोग, और जो किसान बैल से खेती करे, गोबर से खेती करे, यूरिया डीएपी ना ले, तो वो सब्सिडी उन बैल वालों को दो। अभी अभी गौ आधारित खेती शुरू हो जाएगी। नहीं कहीं न कहीं जो लोग ये बोलते हैं कि भई गौ आधारित खेती गोबर और गौमूत्र पे टिकी है, उनको कहीं न कहीं ये करना चाहिए कि भैया गौ आधारित खेती बैल पे टिकी है। बैल से यस, शुरुआत करें। एग्जैक्टली मैंने बोला, हमारे जीवन की एक एक सांस, एक एक खुशी गाय पर ही निर्भर करती थी। और एक और सिनेरियो बता दूं, जैसे जैसे देश में गौवंश कम होता जा रहा है, हुँ, समझना बात को, मैं सच्चा गौ प्रेमी हूं, जैसे जैसे गौवंश की संख्या घटती जा रही है, वैसे वैसे देश में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। हम तो कहते हैं बचा लो गाय, लेकिन जब भी गाय बचाओगे तो गौमूत्र और गोबर से तो नहीं बचेगी गाय। अच्छा हमको गाय के दूध और गाय के बछड़े पर, मतलब बैल आधारित खेती पर जब चलेंगे तो किसानों की जोत भी छोटी छोटी हो गई। जैसे आपने कहा कि गौवंश कम होता जा रहा है और समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। तो ये गौवंश कम होने की वजह से बढ़ रही हैं या फिर गौवंश आधारित जो हमारी कृषि अभी तक चलती आ रही थी और हम उससे दूर होते जा रहे हैं, उस वजह से बढ़ रही हैं? वो एक ही चीज तो हुई। नहीं, एक चीज़ तो हुई सर, लेकिन लोग सीधे-सीधे समझना नहीं देखिए, चाहते ना। अभी देखो, तक लोगों को समझ में ये नहीं आया कि हमारी कृषि का आधार ही बैल रहा। यस, ये नहीं समझ में आया ना। तभी तभी तो हम लोग बात करते हैं कि साहब देखिए, गौमूत्र चाहिए, गोबर मैं चाहिए या ये चीज़ चाहिए। एक छोटा सा गाना है किसी फिल्म का, कि बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, हुँ, गम कोसों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। बैल तो वो चीज थी। किसने दिया था? बैलगाय ने, गौ माता ने। तो हम देश के ऐसे लोग जिनको गाय से मोहब्बत है, जो गौ आधारित खेती की वकालत करते हैं, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ, आप दिल खोल के आओ ना। गाय से मोहब्बत तो दिल खोल के बात करो यार। ये चोरी छुपे बात क्यों करते हैं लोग? हिम्मत है तो आओ ना, बोलो ना नीतियों को
कि ट्रैक्टर की सब्सिडी बंद करो, कृषि यंत्रों की सब्सिडी बंद करो, यूरिया डीएपी की सब्सिडी बंद करो, अभी किसान गाय से खेती करने लगेगा। नहीं, एक बात और है सर, कम से कम ये जो आवारा जानवरों की अभी समस्या जिसको लोग झेल रहे हैं, अगर हम बैल पे आ जाएं तो कम से कम आधी से अधिक गायें तो या जो बैल घूम रहे हैं वो दिखाई ही ना दें हमें। बैल आधारित खेती करने से मैंने फिर बोला, मेरे देश की धरती का एरिया 2.4% है दुनिया में, और दुनिया की 18% आबादी यहाँ रहती है। हमारे देश के नीतियों को किसी भी कंट्री से एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई नकल नहीं करनी। मेरी परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। छोटा सा लैंड एरिया है, उसमें 18% पॉपुलेशन निवास करती है। इसकी रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए मुझे गाय बचाना, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और ये मैकेनाइजेशन पूरी की पूरी लैंड को, हम तो धरती माँ को नहीं बचा पा रहे तो गाय को क्या बचाएंगे? धरती माँ नहीं बची भाई साहब, यहाँ तो गाय क्या बचेगी? लेकिन समाधान वही है, धरती माँ को बचाना है तो गाय को बचाना है, गाय बचानी है तो धरती माँ को बचाना है। दोनों चीजें दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदुस्तान जैसे देश बिल्कुल, जहाँ जमीन का एरिया बहुत कम है, हमको गाय बचानी पड़ेगी। और इससे पहले एक विषय पर आपसे मेरी बातचीत हुई किसान के कर्ज को लेके। हाँ। अगर ये हमने कर लिया तो किसान का कर्ज अपने भी आप से उतर खत्म हो जाएगा, जाएगा। कर्ज भी उतर जाए, क्योंकि कर्जे का कारण मैंने बताया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कृषि यंत्र। बैल के आने से ना तो केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत है, ना पेस्टिसाइड की जरूरत है, ना किसी मैकेनाइजेशन की जरूरत है। तो साथियों, अगर आप भी प्राकृतिक खेती पर ध्यान दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक खेती जो करना चाह रहा हो या करता होगा, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने सचान सर को नहीं सुना हो। लेकिन अब आप गौमूत्र और गोबर से अधिक ध्यान बैल आधारित खेती पर दें, तभी वो गौ आधारित खेती या प्राकृतिक खेती हो पाएगी। तो इस तरह की वीडियोस के लिए लगातार आप चैनल पर बने रहें।